फिल्म स्टार्ट होती है एक रोड से जहां एले अपने नई इलेक्ट्रिक कार से अपने बॉयफ्रेंड जैसन के साथ ड्राइव कर रही होती है। दोनों फॉरेस्ट होटल जा रहे होते हैं जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वेकेशन प्लान किया होता है। रोड सुनसान होती है, आसपास दरख्तों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बातों बातों में एले थोड़ी परेशान दिखाई देती है क्योंकि हाल ही में उसका मिसकैरेज हुआ है और जैसन उसे रिलैक्स करने के लिए यहाँ लाया होता है। अचानक कार झटके से रुक जाती है, एक्सीलरेटर काम नहीं करता और डैशबोर्ड की मेन कंट्रोल स्क्रीन भी क्रैश हो जाती है। जैसन घबराकर फौरन कार से बाहर निकलता है मगर उसी लम्हे स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती है। कुछ देर बाद वो होटल में पहुंच जाते हैं। ये दरअसल होटल कम और प्राइवेट विला ज्यादा लगता है जिसमें कई रूम्स, बड़ा लिविंग एरिया और स्मार्ट सिस्टम लगा होता है। जेनी फखर से बताती है कि उसने ये होटल 3 महीने पहले बुक किया था। वो डोर लॉक का पासवर्ड इंटर करती है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। जब एले अपने रूम में जाती है तो अचानक उसका चेहरा संजीदा हो जाता है। रूम के बीचों बीच एक बेबी क्राइब रखा होता है। एले की आंखें भर आती हैं और उसे अपना मिसकैरेज याद आता है। एले बेड पर बैठकर सामने शेल्फ पर रखी एक कैमरा डिवाइस उसकी नजर में आती है। वो उसके करीब जाती है। अगले ही लम्हे रूम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं जैसे टीवी, लाइट, स्पीकर और एक आवाज बार बार एले का नाम लेने लगती है। एले घबराकर चीख मारती है। लिविंग रूम में मौजूद बाकी सब भागकर आ जाते हैं। एले बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त जैसन पूछता है क्या तुमने आज मेडिसिन ली है? तब हमें पता चलता है कि एले एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रही है। उसके बाद एले बेडरूम में से दोबारा लिविंग रूम में आती है और वहीं वॉइस असिस्टेंट दोबारा देखती है। वो मुख्तलिफ नाम लेकर टेस्ट करती है मगर डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं करती। एले हाथ वेव करती है और अचानक हॉल में लाउड म्यूजिक चलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। जैसन कहता है स्टॉप और सिस्टम खामोश हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि ये डिवाइस पूरे स्मार्ट होम से कनेक्टेड है। खाना शुरू होने से पहले लंबे बालों वाला बंदा कहता है कि सब लोग कई महीनों बाद इकट्ठा हुए हैं और असल वजह यह है कि आज उनकी फ्रेंड कैली को याद किया जाए जो 7 महीने पहले अचानक मर गई थी। हमें पता चलता है कि कैली उन सब की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और उसकी मौत बालकनी से गिरने की वजह से हुई थी। किसी को आज तक यकीन नहीं आया कि वो एक्सीडेंट था या सुसाइड। अचानक हॉल में म्यूजिक खुद बजने लगता है और सब चौंक जाते हैं। जैसन फौरन कहता है स्टॉप मगर इस बार सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता। म्यूजिक मुसलसल चलता रहता है। सब घबरा जाते हैं और वॉइस असिस्टेंट को उठाकर टेबल के बीच में रख दिया जाता है। अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है मगर कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि ये डिवाइस आखिर खुद से क्यों रिएक्ट कर रहा है। अभी सब दोबारा टॉस करने ही वाले होते हैं कि पूरे हॉल की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। उसी लम्हे डिवाइस से एक फीमेल वॉइस निकलती है जो अनाउंस करती है कि वो एक गेम खेलना चाहती है। रूल्स बताए जाते हैं कि एक साइड सवाल पूछेगी और दूसरी साइड सिर्फ यस या नो में जवाब देगी और आखिर में सिस्टम गैस करेगा कि सामने वाला किसके बारे में सोच रहा है। गेम शुरू हो जाती है। वॉइस सवाल पूछती है और ग्रुप जवाब देता है। 3 राउंड्स के बाद सिस्टम करेक्ट आंसर गैस कर लेती है। लाइट्स वापस आ जाती हैं। सब क्लैपिंग करते हैं और हंसने लगते हैं कि सिस्टम काफी स्मार्ट है। अब बारी आती है ग्रुप सवाल पूछे और वॉइस जवाब दे। जैसे जैसे सवाल डीप होते जाते हैं एले का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि सिस्टम जिसके बारे में यस या नो जवाब दे रहा है वो कैले है। एले इमोशनली हो जाती है। वो कुछ बोले बगैर टेबल छोड़ देती है। गेम दरमियान में ही रुक जाता है। जेनी गुस्से में खड़ी होकर कहती है कि एले पूरा वेकेशन खराब कर रही है। वो कहती है कि कैले की मौत सबके लिए सैड थी मगर हर वक्त उस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं है। जेनी एले को साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का मशवरा देती है। यह सुनकर एले पलट कर बोलती है कि उसे यकीन है कैले की मौत एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं थी। वो याद दिलाती है कि कैली खुद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट थी। वो खुद को मारने जैसी हरकत नहीं करेगी। जेनी उस बात पर हंस देती है और कहती है कि एले हमेशा ख्याली दुनिया में रहती है। प्रूफ देने के लिए जेनी डिवाइस उठाती है और कहती है कि अगर ये इतनी स्मार्ट है तो कैली को सिम्युलेट करके दिखाए। अगले ही लम्हे डिवाइस की आवाज बदल जाती है। अब आवाज बिल्कुल कैले जैसी होती है। पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। उसी शौक के दौरान अचानक हॉल के मुख्तलिफ कॉर्नर से गैस निकलना शुरू हो जाती है। जैसन और बाकी सब दरवाजों की तरफ भागते हैं मगर तमाम डोर्स और विंडोज खुद ब खुद लॉक हो चुके होते हैं और एक एक करके सब लोग जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में जैसन अचानक होश में आता है। उसका सर भारी और आंखें धुंधला रही होती हैं। वो घबराकर अपने आसपास देखता है और बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता जाग जाते हैं। उसी लम्हे डिवाइस से कैली की वही आवाज गूंजती है कि गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और सबको कोऑपरेट करना होगा। जैसन फौरन सबको काउंट करता है और तब उसे एहसास होता है कि एले गायब है। ये
सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। वॉइस बताती है कि कैली का कातिल इसी घर में मौजूद है और जब तक सच सामने नहीं आएगा कोई बाहर नहीं जा सकेगा। फिर वो अनाउंस करती है कि एले इस वक्त रूम में पड़ी है और मरने के बहुत करीब है, अगर उसे ना बचाया गया तो वो मर जाएगी। ये सुनकर सब लोग फौरन भागते हैं। कोई बेडरूम चेक करता है, कोई स्टोरेज रूम। जेनी अचानक एक बंद दरवाजे के पास रुकती है जिस पर लॉक लगा होता है। जैसन पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ता है। अंदर एले जमीन पर पड़ी होती है जिसकी सांसें तेज, आंखें बंद और पूरा जिस्म कांप रहा होता है। लंबे बालों वाला कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, मगर वॉइस बताती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। फिर वो वॉइस बताती है कि एंटी एलर्जी इंजेक्शन एक सेफ में रखा है। सेफ का पासवर्ड तब मिलेगा जब कोई एले का एग्जैक्ट एलर्जन बताए। सब सोचने लगते हैं कि दिन में क्या कुछ था। उसी दौरान जेनी अचानक बोल उठती है कि एले को सफरून एलर्जी है। अगले ही लम्हे वॉइस सेफ का पासवर्ड बता देती है। पासवर्ड नंबर्स वही होते हैं जो कैली की डेथ डेट के डिजिट्स थे। इंजेक्शन दिया जाता है और चंद लम्हों बाद एले की सांस नॉर्मल होने लगती है, मगर लंबे बालों वाले को एक अजीब चीज लगती है, पासवर्ड का कैली की डेथ डेट से मैच होना। वो वॉइस से पूछता है कि वो आखिर क्या चाहती है। कैली की आवाज में जवाब आता है कि वो बस सच सबके सामने लाना चाहती है। फिर वो बताती है कि उसने सबके फोन का डाटा एनालाइज किया था और जेनी ने कई बार इंटरनेट पर सैफरोन एलर्जी सर्च की थी। ये सुनते ही जैसन गुस्से में आ जाता है और जेनी पर इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर एले को जहर दिया है। जेनी घबराकर कहती है कि उसने गलती से सैफरोन वाइन में डाल दिया था और वो एले की एलर्जी भूल गई थी और वो लिविंग रूम की तरफ भागती है और डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर डिवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सब वो रियलाइज करते हैं कि ये कोई सिंपल एआई नहीं है। इसी टेंशन के दौरान हॉल में अचानक एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। रिकॉर्डिंग में कैली की चीखें, ग्लास टूटने की आवाज और लंबे बालों वाले की गालियां सुनाई देती हैं। जैसन फौरन समझ जाता है कि लंबे बालों वाले ने कैली को बैल्कनी से धक्का दिया था। गुस्से में वो उस पर पंच मार देता है। शौक में लंबे बालों वाला मान लेता है कि उसका कैली के साथ झगड़ा हुआ था और उसी फाइट के दौरान वो मर गई। सब समझते हैं कि कातिल मिल गया है और अब दरवाजा खुल जाएंगे, मगर वॉइस कहती है कि गेम अभी जारी है। इसका मतलब ये होता है कि लंबे बालों वाला इनोसेंट है। वॉइस अब जेसन का नाम लेती है और कहती है कि अगली गेम वो खेलेगा। हॉल के बीच एक वाइन बोतल रखी जाती है। रूल बताया जाता है कि जेसन बोतल घुमाएगा और जिस पर बोतल रुकेगी वो उसका पार्टनर होगा। जेसन कांपते हुए हाथों से बोतल घुमाता है। बोतल घूमती है और स्लो होती है और आखिर में लूजर हु पर जाकर रुक जाती है। वॉइस लूजर हु को बाथरूम जाने का कहती है और बताती है कि वहाँ चाबियां रखी हैं जो अगले स्टेज के लिए जरूरी हैं। लूजर हु बाथरूम में जैसे ही अंदर जाता है शीशे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अगले ही लम्हे शावर से पानी भरना शुरू हो जाता है। लूजर हु चीखने लगता है और डोर पीटने लगता है, मगर शीशा नहीं टूटता। इधर हॉल में वॉइस जेसन को कहती है कि अब वो उसके सवालों का जवाब दे। अगर जेसन ने सच नहीं बोला तो लूजर हु डूबकर मर जाएगा। जेसन के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वॉइस सवाल पूछती है कि कैले के मरने वाले दिन क्या जेसन उसके अपार्टमेंट गया था। जेसन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर फाइनली मान लेता है कि हाँ वो गया था। अगला सवाल आता है कि क्या जेसन ने कैली को बालकनी से गिराया था। जेसन टूटे हुए लहजे में कहता है कि जब वो वहां पहुंचा कैली पहले ही मर चुकी थी। वो घबरा गया था इसलिए उसने बॉडी को गिराया ताकि डेथ एक्सीडेंट लग सके। जैसे ही जेसन ये कबूल करता है बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और लूजर हु जिंदा बच जाता है। हॉल में खामोशी छा जाती है। जेनी और बाकी सब जेसन को घूरने लगते हैं और कहते हैं कि वही कैली का कातिल है। जेसन बार बार कहता है कि उसने कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ सच पा रहा था। लूजर हु जेसन के हक में बोलता है और कहता है कि अगर जेसन गिल्टी होता तो उसे बचाने के लिए सच ना बोलता। टेंशन मजीद बढ़ जाती है। इसी दौरान वॉइस दोबारा बोलती है कि अब जेनी की बारी है कि उसे अपने बेडरूम में जाकर फोन लाना होगा। जेनी अपने बेडरूम में जाकर फोन खोलती है तो एक वीडियो प्ले हो जाता है। वीडियो में कैली और जेनी की पुरानी कन्वर्सेशन होती है जिसमें कैली अपने फ्यूचर प्लान्स, बच्चे और फैमिली की बात कर रही होती है। वीडियो के एंड में कैली बाथरूम में जेनी के बैग में बर्थ कंट्रोल पिल्स देखती है। कैली कंफ्यूज हो जाती है और बाद में सर्च करके कंफर्म करती है कि अबॉर्शन के लिए यूज होती है। कैली को लगता है कि जेनी खुद ये पिल्स नहीं ले सकती क्योंकि वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए एली के मिसकैरेज में जेनी का हाथ हो सकता है। फिर वॉइस जेनी से पूछती है डेयर या ट्रूथ। जेनी गिल्टी में डेयर चूज कर लेती है। डेयर ये होता है कि जेनी को जेसन के साथ बेडरूम में जाकर बेड पर परफॉर्म करना होगा। लूजर हु गुस्से में आ जाता है और चीखता है कि जेनी ट्रूथ चूज करे, मगर जेनी सच बताने से डरती है, इसलिए डेयर एक्सेप्ट कर लेती है। जेसन मजबूरन जेनी के साथ बेडरूम में जाता है ताकि गेम आगे बढ़ सके। इधर लूजर हु बैठकर रोने लगता है। एली पूल
کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اسے کیلی کی ایک بات یاد آتی ہے جہاں کیلی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک الگورتھم بنا رہی ہے جو انسانوں کے آن لائن ڈیٹا، بیہیویئر اور سائیکولوجی سے ان کے ڈیپ سیکرٹ ریوائول کر سکتا ہے۔ ایلی ریلائز کرتی ہے کہ یہ بالکل کیلی کے اسی آئیڈیا پر بیسڈ ہے۔ جب ایلی ہال میں واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لوزر وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب لوگ فوراً اسے بچا لیتے ہیں۔ وائس دوبارہ ججمنٹ سناتی ہے کہ لمبے بالوں والے کے خلاف کیلی پر وائلنس کا ایویڈنس ہے۔ آپشن دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ جیل جائے گا یا جینی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جینی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر جیسن اسے ٹیبل پر پکڑ لیتا ہے۔ لمبے بالوں والا چاقو پکڑتا ہے مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور لوزر ہو چاقو چھین کر ایک ہی وار میں جینی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ پین اور شوق میں جینی آخر کار مان لیتی ہے کہ جیلسی کی وجہ سے اس نے ایلی کو پلز دی تھی جس سے مس کیریج ہوا۔ ایلی یہ سن کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ جینی پر حملہ کرنا چاہتی ہے مگر جیسن روک کر کہتا ہے کہ اصل قاتل اب بھی سامنے آنا باقی ہے۔ جینی پھر الزام لگاتی ہے کہ کیلی کا اصل قاتل لوزر ہو ہے۔ سچ سامنے آتا ہے کہ کیلی اس رات ایلی کو فون کرنے والی تھی تاکہ جینی کی سچائی بتائی جا سکے۔ لوزر ہو نے اسے روکنے کی کوشش کی جس سے کیلی کا سر ماربل سے ٹکرا گیا اور وہ وہیں مر گئی۔ ڈور لاکس خود بخود اوپن ہو جاتے ہیں۔ سب سمجھ جاتے ہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا مگر اچانک لوزر ہو ڈور بلاک کر دیتا ہے۔ لمبے بالوں والا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لوزر ہو سے ہک سے مار کر گرا دیتا ہے۔ جیسن آگے بڑھتا ہے۔ ایلی موقع پا کر باہر کار کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ وائس سے ڈور اوپن کرنے کو کہتی ہے۔ وائس کیلی کی آواز میں پوچھتی ہے کیا تمہیں واقعی نہیں لگتا کہ یہاں موجود ہر کسی کو مر جانا چاہیے؟ اسی لمحے لوزر ہو جیسن کو چاقو مار دیتا ہے۔ جینی زمین پر گر گڑاتی ہے مگر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ایلی فائنلی فلائر گن اٹھا کر فائر کرتی ہے۔ جیسن آخری طاقت جمع کر کے لوزر ہو کا گلا دبا دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ پولیس اور میڈیکل ریسکیو ٹیم وہاں آتی ہے۔ صرف جیسن اور ایلی بچ جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر سچ بتاتے ہیں کہ ایلی کے الگورتھم کو یوز کر کے قاتل کو پکڑنے کے لیے جیسن پہلے سے ہی پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ ویکیشن دراصل ایک ٹیسٹ تھا۔ آفیسر جیسن کو الگورتھم ڈیلیٹ کرنے کا پاسورڈ دیتا ہے۔ واپسی کے راستے پر ایلی وائس اسسٹنٹ اٹھاتی ہے اور جیسن کو مار دیتی ہے اور سسٹم کو کمانڈ دیتی ہے کہ کار ایکسیڈنٹ کر دے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایلی نے اے آئی کو ہی کیلی سمجھ لیا تھا اور فلم یہاں اینڈ ہو جاتی ہے۔